हाँ, तो कैसे हो आप सभी। और हिस्ट्री के हम उस मुकाम तक आ चुके हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको भी हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। और आपको मैं बता दूं, अभी तक हमने गौरी पूरा का पूरा पढ़ चुका है, जो कि मोहम्मद गौरी थी। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और इसके बाद ये दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है। ये भी हम पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 वीडियो लगेंगे और 5 वीडियो के बाद आपका ये दिल्ली सल्तनत भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मुगल स्टार्ट होगा और जो भी होता है मैं एकदम 100% तरीके से कराता हूँ, कुछ भी बकाया नहीं छोड़ता, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है सारा का सारा आपको मिल सके। और जब भी आप पेपर देने जाओ तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए। और जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो एक अलग ही लेवल की खुशी होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, आप ऐसे बोल सको। भाईगा इसका रिवीजन भी करते रहना टाइम से टाइम, ताकि आपको पिछला जो है ना वो सारा का सारा याद रहे। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि प्राचीन मैंने पूरा का पूरा खत्म करा दिया है, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री। और इसके बाद हम मध्यकालीन कंप्लीट कर रहे हैं और फिर लास्ट हो जाएगा आपका आधुनिक भारत। ठीक है, तो ऐसे ही करके धीरे धीरे करके हम पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा देंगे और बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हो। और ऐसे कंप्लीट कर रहे होंगे कि जिसमें पेड में भी आप शायद है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए, लेकिन इसमें नहीं होगा। जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारे मैंने दिए हुए हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं और आज का टॉपिक है आपका दिल्ली सल्तनत। और देखो स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छे से इसको भी कंप्लीट कर रहे होंगे। देखो क्या करना है। दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 से 1526 तक ये चलता है। टोटल 5 वंश होते हैं इसके अंदर। और दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 वंशों ने ही शासन किया है अभी तक। और आगे बात करूं तो फिर मैं गुलाम वंश आपको देखने को मिलेगा, जिसने 84 साल तक शासन किया है। ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये पूछा जाता है, एक पेपर में पूछा भी गया था कि गुलाम वंश ने कितने साल तक शासन किया था, तो वो बस इस वजह से लिख दिया। ठीक है, और 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहता है, और जो कि इस वीडियो में मैं कंप्लीट करा रहा हूँगा। आगे बात करते हैं तो दूसरा होता है आपका खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने 30 साल तक शासन किया। और ये सबसे छोटा शासन काल माना जाता है खिलजी वंश में, क्योंकि दो ही वंश होंगे, एक तो अलाउद्दीन खिलजी और एक जलालुद्दीन खिलजी, और दो ही शासन करते हैं। और 1290 से 1320 तक इनका शासन चलता है। और सबसे छोटा शासन कह सकते हो, यहाँ पर ही देवगिरी से लूटपाट करके और इतना दिमाग चलाता है अलाउद्दीन खिलजी के। बहुत ही तगड़ा यार, अपने चचा को ही मार के चला जाता है, फिर राजगद्दी हत्या लेता है। उसके बाद आपको तुगलक वंश देखने को मिलेगा। 94 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया और सबसे ज़्यादा शासन माना जाता है तुगलक वंश का। और इन्होंने भी अलग अलग मतलब एक्सपेरिमेंट करे, रोड बनाए, न जाने क्या क्या करे। दिल्ली से देव मतलब अपनी राजधानी ही चेंज करते रहे पूरे टाइम। और देखना आपको इंटरेस्ट लगेगा जब आप पढ़ोगे इसको। 1320 से 1414 तक इनका शासन रहता है। सबसे लंबा शासन काल रहता है तुगलक वंश का। और ये पूछा भी जाता है कि सबसे छोटा शासन काल खिलजी का, सबसे लंबा शासन काल जो है ना वो तुगलक का रहता है। आगे याद करते हैं। और सैयद वंश आता है चौथे में पे। 37 वर्ष तक ये शासन करते हैं। और 37 वर्ष के यानी कि 1414 से 1451 तक सैयद वंश शासन करते हैं। उसके बाद लोधी वंश आते हैं, 75 साल तक शासन करते हैं। और 1451 से 1556 तक। तो ऐसे करके 1200 से लेके 1526 तक शासन चलते हैं गुलाम वंश के। उसके बाद गुलाम वंश खत्म होने के बाद मुगल स्टार्ट हो जाता है, और वो भी हम कंप्लीट करा देंगे आसान तरीके से। आते हैं गुलाम वंश के टॉपिक के ऊपर। और आज का गुलाम वंश का टॉपिक की मैं बात करूँ तो 1206 से 1290 तक ये रहते हैं। और गुलाम वंश को इतिहास के अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो शायद आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं। अन्य नाम ऐसे बोल सकते हो, गुलाम वंश को हम इलवरी वंश भी बोल सकते हैं, गुलाम वंश को हम कुतुबी वंश भी बोल सकते हैं, गुलाम वंश को हम बलवनी वंश भी कहते हैं, और गुलाम वंश को ही हम ममलूक वंश भी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग नाम है गुलाम वंश के, और पेपर में आते हैं। मैंने इस वजह से करा दिया है। इसके बाद आपको मैं अगर बात करूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, तो कुल शासक इसमें 11 शासक रहे हैं गुलाम वंश में। ठीक है, और गुलाम वंश का आपको मैंने बता तो दिया, ड्यूरेशन कितना है, 84 वर्ष का है गुलाम वंश का। ठीक है, तो 84 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद इनका जो संस्थापक है वो कौन होता है। 11 शासक रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक रहता है। 1206 से 1210 तक ओनली कुतुबुद्दीन शासक था। तो 1210 तक ये कुतुबुद्दीन शासन करता है अपने गुलाम वंश में, इसके यानी कि दिल्ली सल्तनत पर। उसके बाद राजधानी इनकी बात करूं तो फिर गुलाम वंश की दो प्रमुख राजधानियां थी। अब दो कौन सी थी आपकी, पहली तो लाहौर थी, ठीक है, जो कि मुख्य राजधानी थी। और दूसरी सैन्य राजधानी थी, मिलिट्री कैपिटल वगैरह थी वहाँ पे, तो इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। ठीक है, तो ये दो राजधानी थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऐबक से जुड़े इंपॉर्टेंट अगर तथ्य की बात करूँ तो फिर इसमें बोला गया है कि गौरी का गुलाम था ये
कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी का ही बता रहे हैं, इसमें गुलाम थे। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो गौरी को इसने शुरुआत में मिर्जा अजीज कोका से खरीदा था और बाद में गौरी ने बाद में इसे अब देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। एक मिर्जा अजीज कोका के नाम से मतलब कोई था, तो उसके पास गौरी था। वो छोटे कद का था, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है गौरी, और काला एकदम कुरूप सा बैठा हुआ था। तो फिर वो मतलब बाजार में ऐसा होता था कि मतलब इंसानों की खरीद फरोख्त होती कि मतलब कौन सा बढ़िया है कौन सा नहीं बढ़िया है। तो गौरी जाता है बाजार के अंदर खरीदने के लिए। पहले मिर्जा अजीज कोका ने खरीदा, उसके बाद आपका गौरी खरीदता है। गौरी देखता है ये मतलब इतना क्रूप सा और छोटे कद का क्या है, तो उसने उसको देखा और उसको उठा लिया। और फिर गौरी उसको क्या बोलते कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लेता है। तो बस यही इस चीज़ में बताया गया है। मिर्जा अजीज कोका ने पहले खरीदा आपका, उसके बाद गौरी ने खरीदा, ठीक है, और अपना गुलाम बना लिया। और गुलाम नहीं, ये बोलता था कि अब मैं तुम सबको अपने बेटों की तरह मानता था। और अगर आपने पढ़ी हो ध्यान से हिस्ट्री मेरे से ही, तो मैंने पिछले टाइम पे बताया हुआ था कि इनका जो है युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नायिका देवी आई थी, तो नायिका देवी ने इन्हें नपुंसक कर दिया था, ऐसी तलवार चलाई थी। तो शायद इस वजह से वो जो है वो मोहम्मद गोरी के बाल बच्चे नहीं थे, और इसी वजह से शायद ये गुलाम वगैरह खरीद के इनको राजगद्दी पर ही बिठाता है गौरी, मोहम्मद गौरी, ऐसा ही रहता है भाई का। और सत्य बात भी हो सकती है, क्योंकि आप सोचो सभी के, अगर मैं बात करूं किसी की राजगद्दी पर, मतलब राजा का बेटा राजा है, उसका बेटा ही राज करता है। लेकिन यहाँ पे ये पहला ऐसा सीन होता है जो गौरी जो है ना, वो अपने गुलामों को शासन दे के चला जाता है कि गुलाम वगैरह अब तुम संभाल सकते हो शासन। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गोरी ने ऐबक को दो उपाधियां प्रदान करी, एक मलिक की और दूसरे सिपह सलार की। तो ये पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो ऐबक बाद में गौरी का दामाद भी बना, और ये मतलब हो जाता है बस। उसके बाद शुरुआती पद की बात करूं तो गौरी ने इसे शुरुआत में अमीर आखूर बताया, और अमीर आखूर का पद दिया गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने, जिसका मतलब होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख, ठीक है। और इसके बाद की बात करूँ तो गौरी की मृत्यु, सॉरी ऐबक की मृत्यु, गौरी की मृत्यु तो मैंने पिछले टाइम पे बता दी थी कैसे हुई थी। तो ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में हुई थी, और लाहौर इसकी मुख्य राजधानी थी। और बताओ, मुख्य राजधानी के अलावा भी इसकी और कोई राजधानी थी? ध्यान है आपको? दिल्ली। दिल्ली आपको, और दिल्ली के बाद भी आपको उसमें इंद्रप्रस्थ ध्यान होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना छोटी छोटी, क्योंकि मैं अभी पढ़ा के आया हूँ, तो शायद आप भूल ना जाओ, इस वजह से मैंने दोबारा से आपको बताया। अब देखो मृत्यु कैसे हुई थी आपकी सॉरी ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर मैं मृत्यु की बात करूँ तो चौगान खेलते समय, पोलो जैसा एक खेल होता है, मतलब घोड़े पे बैठ के और मारते हैं स्टिक से बॉल। तो बस उसी को मतलब खेलते समय घोड़े से गिरने उसके कारण उसकी मौत हो गई। तो वैसे भी छोटे कद का था ही, तो बताओ क्या ही होगा। थोड़ा लंबा चौड़ा होता तो अलग बात था, और मौत हो जाती है उसकी घोड़े से गिरते चौगान खेलते समय। पूछा जाता है पेपर में, तो चौगान ध्यान रखना, क्योंकि घोड़े पे खेल रहा था, तो उसे घोड़े से ही गिर के मौत हो जाती है। इसके अगर मकबरे की बात करूं तो ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। और अगर मैं बात करूं निर्माणकर्ता की, तो इसके मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश इसके बाद का गुलाम होता है, और वही गद्दी पर बैठता है। ऐबक की बात करूं तो ऐबक के अन्य नाम है, उपाधियां इनकी मिलती हैं। ऐबक को उदारता और विशेषताओं के कारण कई नामों से जाना जाता है, यानी कि उनको और भी नामों से जाना जाता है। कि ऐबक को पील बख्श बोलते थे। अब पील बख्श आप सोचो, इतना छोटा कद का आदमी, एकदम कुरूप सा काले टाइप का, उसको पील बख्श बताते थे, कि यानी कि हाथियों को दान करने वाला। और उसके बाद उसको लाख बख्श बोलते थे, लाखों का दान करने वाला। अब हाथियों को अगर कोई दान कर दे तो वो सबसे ज्यादा धरोहर होती थी पिछले जमाने में। आज के ज़माने में तो आप 10 हाथी भी दे दोगे तब भी वो कहेंगे कि यार क्या ही दे दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, हातिम द्वितीय बोलते हैं आपका ऐबक को, और कुरान खां बोलते हैं, यानी कि सुरीले स्वर में कुरान पढ़ने के कारण ये मतलब कुरान खां रख दिया था नाम। और अगर मैं बात करूँ उसके बाद महत्वपूर्ण नीतियाँ इनकी हैं, इम्पोर्टेंट पॉलिसीज़ की बात करूँ, तो फिर ऐबक ने अपने पूरे शासनकाल में कभी भी अपने नाम का कोई सिक्का नहीं चलाया, ना ही कोई खुतबा, यानी कि खुतबा को बोलते हैं प्रशंसा पत्र, पढ़वाया। और कभी भी उसने सुल्तान भी नहीं कहा, यानी कि किसी को भी बोला ही नहीं कि भाई तुम मुझे सुल्तान कहो आके।
वह मलिक और सिपह-ए-सलाह के पद से ही संतुष्ट रहा, यानी कि मलिक बोलो, सिपह-ए-सलार बोलो, कोई भी तो इन सब अंदाजों से तो ऐसा लग रहा है कि ठीक-ठाक आदमी था, बहुत ज़्यादा क्रूर नहीं कह सकते इसको। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसके धार्मिक एवं सूफी संबंध। अब देखो ऐबक जो था ना वो बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी उनका शिष्य था। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सूफीवाद यानी कि बख्तियार काकी का संबंध सूफी मत से था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो काकी यानी कि बख्तियार काकी के गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ये मैं पहले पढ़ा के आया हूँ। मोइनुद्दीन चिश्ती कब आए थे? तो गोरी के टाइम पे ही आए थे। और बख्तियार काकी के गुरु मोइनुद्दीन चिश्ती थे और इजी तरीके से याद कर सकते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती थे और बख्तियार काकी का शिष्य कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। बस इतना ध्यान रखना है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये आपको ध्यान रखना है। मैं बात करूं तो कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली के अंदर इसने बनवाई। यह उत्तर भारत की पहली मस्जिद थी। उत्तर भारत में सबसे पहली मस्जिद थी। पूरे इंडिया की नहीं बात कर रहे, खाली उत्तर भारत की बता रहा है कि कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद ये दिल्ली में बनवाई थी। इसने पहले उत्तर भारत की मस्जिद थी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है इसने और यह भी एक मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है। इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि कुतुब मीनार बनाई इसने दिल्ली के अंदर और शुरुआत इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था कुतुब मीनार का। और पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने। ठीक है। कुल 4 मंजिलें तक बनवाई थी। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऊंचाई हाइट की बात करूं कुतुब मीनार की हाइट की बात करूं तो 73 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है। यूनेस्को में भी शामिल हो चुकी है 1993 में और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है आपकी कुतुब मीनार। उसके बाद इसने मतलब वो हो गया था, क्या बोलते हैं, भूकंप वगैरह आ गया था तो वो थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो इसका जो है ना दोबारा से सुधार भी कराया था। थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आ गई थी, दरार में मतलब दरार वगैरह पड़ गई थी तो उसको रिनोवेट कराया था, उसको दोबारा से ठीक कराया था। बिजली के गिरने से इसकी जो है चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ये बाद में पड़ेगा, तुगलक वंश जब आएगा तब, जिसने सबसे लंबा शासन किया है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका रिनोवेशन कराया और इसमें एक और मंजिल जोड़कर 5 मंजिल बनवा दी। अभी तक 4 मंजिल थी लेकिन इसने फिरोज शाह तुगलक ने पहले तो इसको मतलब निर्माण कराया और निर्माण कराने के बाद जो भी उसका क्षतिग्रस्त हुई थी वो ठीक कराया। उसके बाद एक मंजिल और बढ़ा के इसने 5 मंजिल करा दिया, पहले 4 ही मंजिल थी। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वास्तुकला और दरबारी कवि की बात करूं तो जनक ऐबक को ही गुंबद कला और मेहराब कला का जनक बोलते हैं। तो ये पूछे जाते हैं पेपर में, ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक बोलते हैं कि नहीं। इसके बाद अगर दरबारी कवि की बात करूं तो ऐबक का दरबारी कौन था? हसन निजामी था। और पूछा जाता है ये प्रश्न जिसने ताजुल मासिर नामक पुस्तक लिखी थी, हासिल निजामी ने। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मकबरा लाहौर में स्थित है इसका, जिसने इल्तुतमिश ने बनवाया था। सोचो इल्तुतमिश ही इसका काम करा है। इल्तुतमिश ने सबसे पहले तो आपको पता होगा कि वो जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण भी कराया, उसने लाहौर में इसका मकबरा भी बनवाया। तो इसी के बाद इल्तुतमिश ही आता है। वैसे तो अभी आराम से आपको देखने को मिलेगा 1210 से 1211 तक आपको आराम से, और ये भी ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, गद्दी पर बैठ जाता है कुतुबुद्दीन के बाद। कुतुबुद्दीन जब मर जाता है तो उसके बाद आराम से आता है 1210 से 1211 एडी तक। और यह कुतुबुद्दीन का बेटा था आराम शाह और इसका कार्यकाल बहुत छोटा है, इसने केवल 8 महीने तक शासन किया। इसके बाद जो है वो जूट का युद्ध होता है और उसमें जो है इल्तुतमिश इसको हरा देता है जूट के युद्ध में और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। फिर इल्तुतमिश का शासन देखने को मिलेगा 1211 से 1236 एडी। और अगर मैं बात करूं तो इसके उपनाम भी हैं, गुलाम का गुलाम बोलते हैं इसको। और क्योंकि ये ऐसे कह सकते हो ना कि गुलाम पहले कुतुबुद्दीन भी था और कुतुबुद्दीन का भी गुलाम इल्तुतमिश था और इल्तुतमिश ही उस गद्दी पर बैठ गया, उसका बेटा ना बैठ के। आराम सा नहीं था वो उसके लायक, तो उसने जूट के युद्ध में हराया इल्तुतमिश ने और उसके बाद गद्दी हथिया ली। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है क्योंकि यह ऐबक जो खुद गोरी का गुलाम था। और गुलाम, अब ऐसे समझो जैसे कि मान के चलो गोरी था, ठीक है, तो गोरी का गुलाम कौन था? आपका ऐबक था। और ऐबक का भी गुलाम कौन था? तो वो था इल्तुतमिश था। तो फिर इसी वजह से ये इसका गुलाम ये है, इसका ये गुलाम है, तो फिर गुलामों का गुलाम बोलते हैं। ठीक है।
तो इस वजह से ये चीज़ बताया जाता है कि गुलामों को गुलाम था। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो फिर वंश इसका इल्वरी वंश था। ठीक, उपाधि क्या दी थी इसे? अमीर उल उमरा दी थी इल्तुतमिश को उपाधि। पिता का नाम कौन था? ईलम खान था। पूछा जाता है पेपर में कि इल्तुतमिश के पिता का नाम क्या है, इस वजह से मैंने बता दिया। राजधानी की बात करूं, इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो इल्तुतमिश को ही दिल्ली में सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा उसने पहले राजधानी लेके आया था ना, शायद इस वजह से होता होगा। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो वास्तविक संस्थापक बोलते हैं इल्तुतमिश को। उसके बाद आता है आपका इल्तुतमिश प्रशासन और युद्ध नीतियाँ। प्रमुख प्रशासनिक सुधार नीतियाँ देखने को मिलती है इक्ता प्रथा इल्तुतमिश के टाइम पे ही देखने को मिलती है। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इसके तहत अधिकारियों को नगद वेतन देकर वेतन के बदले जमीन का टुकड़ा दिया जाता था। नगद वेतन नहीं देता था इल्तुतमिश, वो खाली जमीन का टुकड़ा दे देता था। इक्ता प्रथा में ये थी इक्ता प्रथा, और इसी ने स्टार्ट की थी आपकी इल्तुतमिश ने। उसको पैसे वैसे नहीं देता था, डायरेक्ट जमीन का टुकड़ा दे देता था, तुम्हारे काम के बदले जमीन का टुकड़ा दे सकते और उस पर खेती बाड़ी करके आप अपना पेट भर सकते हो। ऐसा कुछ सीन था यहाँ का। इसके बाद बात करूँ तो तुर्क चहलगानी यानी कि 1040 दल चालीसा इसने ही बनवाया। इसने 40 तुर्क सरदारों, ये पूछा जाता है 40 सरदारों का संगठन किसने बनवाया था, तो वो बनवाया था इल्तुतमिश ने। संगठन बनाया जो प्रशासन राजा को सलाह देने के काम करते थे। इसे दल चालीसा भी कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत टाइम बाद पूछा गया है पेपर में, तो ध्यान रखना। 40 संगठनों का मतलब जो 40 संगठन जो होते हैं ना, 40 सरदारों का संगठन किसने बनवाया, तो वो बनवाया था आपका इल्तुतमिश ने। वैधानिक स्वीकृति की बात करूँ तो खलीफा से खिलहत प्राप्त करने वाला ये पहला शासक था, और ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 1229 में बगदाद के खलीफा से खिलहत प्राप्त हुई इसको। और महत्वपूर्ण युद्ध और विदेशी आक्रमण की बात करूं तो तराइन के तृतीय युद्ध, यहाँ मतलब तृतीय युद्ध यहीं पर होता है, 1215 और 1216 ईस्वी में हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराया तृतीय युद्ध में। तराइन का द्वितीय युद्ध आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा था, और तराइन का प्रथम युद्ध भी गौरी ने लड़ा था पृथ्वीराज के बीच में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मंगोल आक्रमण होते हैं इल्तुतमिश के टाइम पे, 1221 के टाइम पे। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आक्रमण का नेतृत्व चंगेज खान ने किया था। जो भी मंगोल आक्रमण होते हैं उसका जो मेन लीडर था वो चंगेज खान था। तो चंगेज खान मेन लीडर था, और जैसे ही वो आता था ना तो फिर ये समझ लो आधे से ज्यादा जो भी सेना होती थी सामने वाली, वो पहले ही भाग जाती थी कि यार यार चंगेज खान आ रहा है। इस लेवल का दबदबा हो रखा था चंगेज खान का। और 1221 के टाइम पे ये इल्तुतमिश के टाइम पे आक्रमण होना स्टार्ट होते हैं, और ये काफी टाइम तक होते रहते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो अतिरिक्त तथ्य, चंगेज खान की मृत्यु 1227 में हो जाती है। और आगे आते हैं, मुद्रा प्रणाली की बात करूं तो इल्तुतमिश के टाइम पे जो मुद्रा प्रणाली है वो आपको समझनी पड़ेगी। इल्तुतमिश में शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, और इसके द्वारा जारी मुख्य मुद्राएं देखो क्या होते हैं। अरबी के शुद्ध सिक्के चलाए, अरबी अलग ही सीन है इधर। जीतल के सिक्के चलाए है, तांबे का सिक्का होता था। जीतल जो है वो तांबे का सिक्का होता था। पूछा जाता है जीतल किसका सिक्का है, तो तांबे का। टंका किसका सिक्का है, तो वो है चांदी का सिक्का होता है। विशेष की बात करें, इंपॉर्टेंट की बात करें, तो इन सिक्कों पर अरबी भाषा शब्द लिखे होते हैं। जो इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की प्रथा शुरू की थी। अभी ये इसी वजह से तो इसने अरबी के सिक्के चलाए थे। और ये ऊपर भी बताता है कि इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, जिसमें सब कुछ अरबी में ही लिखा होता है। और वही नीचे बताया है कि मतलब अरबी भाषा में इसमें कुछ लिखा होता था, जिसमें टकसाल नाम रखा था। और ये ध्यान रखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जीतल से आपको ताबे याद रखना है, ठीक है। और टंका से आपको चांदी याद रखना है, ठीक। तो आगे आते हैं, स्थापत्य कला की बात करें तो फिर कला और निर्माण की बात करें तो आर्किटेक्चर की बात करें, मकवार शैली का जनक किसको बोलते हैं, इल्तुतमिश को बोलते हैं, मकबरा शैली का। और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब देखो इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो स्थापत्य कला और निर्माण की बात करूं जो इल्तुतमिश ने अभी तक कराए हैं, और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो मैं बात करूं मकबरा शैली के जनक की, तो भारत में इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जनक कहा जाता है, और ये पेपर में बार बार पूछा गया है।
और मैं आपको पहले ही बता दिया, जो भी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही पढ़ा रहा हूँ। कोई मैं अलग से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रामायण नहीं पढ़ा रहा हूँ जो किसी की बड़े बड़े चैनल पढ़ाते हैं, और कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाते ही रहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दो यार, उनका टाइम ही बच जाएगा। बस इसी वजह से मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और आप देखना, एक एक वीडियो में मैं इस लेवल का कंटेंट दूंगा ना, सारा पेड जो कॉन्सेप्ट होता है ना इन लोगों का, बड़े बड़े यूट्यूबर्स का, सारा फेल पड़ जाएगा। एक बार आप पढ़ के देखना, और जब पेपर देने जाओगे ना तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा देखने को मिलता है। और ये किसने बनवाया था? महमूद की याद में, इसका बेटा था इल्तुतमिश का, तो उसकी याद में बनवाया था। और इल्तुतमिश ने बनवाया था। अब इल्तुतमिश ने सोचो किस किस का निर्माण कराया था। सबसे पहली बात तो महमूद की याद में इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। दूसरा, ऐबक का मकबरा भी बनवाया था, ये लाहौर में पहले पढ़ा के आया हूँ मैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। तो दो मकबरे तो सीधे सीधे इसने ही बनवा दिए, मैं इल्तुतमिश ने। तो यहाँ से ही आप दो मकबरे याद कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो अतार किन का दरवाजा, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने करवाया। तो तीन निर्माण इसके थे, और ये आपका मकबरा शैली का जनक बोलते हैं इल्तुतमिश को। तो ये इंपॉर्टेंट रखना, तीन चार। और इसके ही आसपास पेपर के जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो घूमते रहते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इल्तुतमिश के दरबारी कवि कौन थे, तो वो थे मिन्हाज उस सिराज। और मिन्हाज उस सिराज की बात करूँ तो इनकी एक पुस्तक है तबकात ए नास के तबकात ए नासरी। यार इतने अजीब नाम होते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। भाई का कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो प्रोनाउंसिएशन में ठीक हो जाएंगे। तबकात ए नासरी आपका एक बुक बनाया था मिन्हाज उस सिराज ने, जो कि प्रसिद्ध थी। और अगर मैं बात करूँ तो मकबरा की, इल्तुतमिश का मकबरा किसने बनाया? इल्तुतमिश ने आपका सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवा दिया महमूद की याद में। इल्तुतमिश ने लाहौर में मकबरा बनवा दिया कुतुबुद्दीन के लिए। इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ बनता है, तो वो भी क्वेश्चन होता है, तो वो आपको देखो। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण उसने स्वयं खुद ही बनवाया था। सोच सकते हो, तीन मकबरे बनवाए, और तीन मकबरे में से एक बेटे का था, एक इसके गुलाम का था। मतलब गुलाम नहीं कह सकते उसको, मालिक ही कहेंगे। कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश था, तो उसके लिए बनवाया। और इसने खुद का मकबरा भी खुद ही बनवा लिया, और दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो ऐसे सोच सकते हो कि लाहौर के अंदर आपका बनवाया था किसने? अ, लाहौर के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक का बनवाया था। और इसकी जो राजधानी थी वो दिल्ली थी मेन, तो फिर दिल्ली में इसने अपना बनवा लिया। तो आसानी तरीके से याद कर सकते हो, रिलेट करके पढ़ोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मृत्यु इसकी कब होती है, तो 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है इसकी। और कुतुबुद्दीन का निर्माण की बात करूँ तो कुतुब मीनार जो होता है ना वो बनवाया था। तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा कराया। उसने इसमें 2, 3 और 4 मंजिल का निर्माण कराया था। यानी कि 2 दूसरी मंजिल का निर्माण कराया, फिर तीसरी का भी निर्माण कराया, और 4 चौथी मंजिल का। और जो पहली मंजिल बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? वो बनवाई थी आपकी ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ऐसे करके पढ़ सकते हो। एक ऐबक का मतलब, ऐबक से एक सीधा सीधा समझ में आ रहा है। और 2, 3, 4 मंजिल का इसने निर्माण कराया इल्तुतमिश ने। और पांचवी मंजिल का निर्माण कराया था तुगलक वंश ने, यानी कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया भी था शायद, बख्तियार तुगलक तक, नहीं नहीं नहीं, फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहा हूँ मैं। जो कि फिरोज शाह तुगलक ने आपका पांचवी मंजिल कंप्लीट कराया था, और उसको रिनोवेट भी कराया था, जो भी उसका टूट टाट गया था यानी कि भूकंप वगैरह आने से, तो उसको ठीक कराया था। तो वो फिरोज शाह की तुगलक बात कर रहा हूँ, पांचवी मंजिल उसने किया था। तो फिर इसी के बाद आते हैं आपके, जैसे इल्तुतमिश मतलब मृत्यु हो जाती है उनकी, उसके बाद आते हैं रुकनुद्दीन फिरोज। 1236 से 1236 तक ही रहते हैं, ज़्यादा देर तक रहता नहीं, क्योंकि कमजोरों की कहाँ गिनती होती है पिछले ज़माने में। जो ताकतवर शासक है वही राज्य कर सकता है और वही टिकता है। आप अशोक को ले लीजिए, अशोक ने मतलब अपने भाइयों की हत्या करके मतलब गद्दी पर बैठा, और फिर इतना ज़्यादा आतंक मचाया, एंड में आके वो भी सुधर जाता है, खैर। लेकिन यहाँ पे तो मतलब रुकनुद्दीन फिरोज, आप नाम से ही पढ़ सकते हो, देखो नाम में खुद ही दिख रहा है रुकनुद्दीन, ये खुद ही रुकने को बोल रहा है, और ये कहाँ से आगे चल पाएगा? तो रुकनुद्दीन फिरोज बनता है, और ये रुक ही जाता है। एक बेहद कमजोर शासक था, और इसके माता पिता कौन थे? इल्तुतमिश। सोचो, इल्तुतमिश इतना ताकतवर शासक की औलाद कैसे हो गई? रुकनुद्दीन रोक ही दिया उसको। माँ थी शाह तुर्कान, और इसके शासनकाल में माँ शाह तुर्कान का काफी प्रभाव था। मतलब ये इतना ज़्यादा शासन नहीं करता था, ये तो अपने अलग ही अय्याशी में व्यस्त रहता था, लेकिन इसका पर इसकी गद्दी पर जो शासन करता था वो इसकी माँ शाह तुर्कान करती थी, ठीक है।
तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा रज़िया सुल्तान, क्योंकि वो ऐसा कह सकती है, इसने अफ़वाह फैला दी कि माँ साद खान जो है इसकी रुकनुद्दीन फ़िरोज़ की उसके अलग अफ़ेयर के संबंध है, मतलब चरित्रहीन महिला कह सकते हो। ऐसे करके अफ़वाह फैला दी और न जाने क्या-क्या कह दिया इसने, और ये अपने काम में सक्सेसफुल रहती है। और फिर इसके बाद ये आती है रज़िया सुल्तान इसकी गद्दी के ऊपर और करने लगती है शासन। 1236 से 1240 तक इसका शासन रहता है। और ऐतिहासिक महत्व यानी कि कोई मतलब लड़की आपका आती है गद्दी के ऊपर, कोई महिला शासन करती है किसी दिल्ली सल्तनत के जो भी गद्दी है। अभी तक कोई भी महिला शासन नहीं करी, ये पहली ऐसी महिला है जो शासन करती है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रज़िया सुल्तान ने तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासका थी, और पहली ही मैं आपको बता रहा हूँ तुर्की शासन, क्योंकि ये सब तुर्क से आए थे ना, तो तुर्क ही बसे हुए थे। इसके बाद मुसलमान आएंगे, जब आपको देखने को मिलेगा बाबर वगैरह का युद्ध देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहली मुस्लिम शासका थी और इन्होंने दिल्ली सल्तनत या भारत में पहली महिला मुस्लिम शासका माना जाता है। और वही मैंने आपको बताया, पहली मुस्लिम शासका माना जाता है। परिवार संबंध की बात करो, इल्तुतमिश की बेटी थी, और इल्तुतमिश के बेटा कौन थे? रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि रुक गए थे पूरी तरह से, वो बढ़ ही नहीं पाए थे। 1236 से 36 तक ही टिके रहे। फिर 36 से 40 तक रजिया सुल्तान का दबदबा रहता है। और इनके अगर पहनावे की बात करूँ तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, और बहुत टाइप से क्वेश्चन आते हैं। रजिया जो है पुरुषों की तरह कुल्हा यानी कि टोपी और कैप्स बोलते हैं कुल्हा को, और देखा होगा आपने कैप वगैरह टोपी वगैरह लगा रहते हैं, और चोगा धारण करती थी, कॉटन गाउन, मतलब लंबा सा पहनती थी जो कोट होता है उसको, और धारण करके दरबार में बैठती थी। और उसने पर्दा प्रथा को भी त्याग दिया था। सोचो कितना अलग लेवल का, मतलब किसी के हाथ में शक्ति आए तो वो कुछ भी उखाड़ सकता है। ऐसे ही इसने उखाड़ दिया, पर्दा प्रथा की ऐसी तैसी कर दी। उसके बाद पर्दा प्रथा तो कर दी, और ऐसे ही करके दरबार में भी चली जाती थी लंबा चौड़ा कोट पहन के और टोपी वगैरह लगा के, और बस सब लोग बस सलाम करते थे भाई। क्या ही झटके थे उस टाइम महिला के। खैर छोड़ो। प्रशासनिक नियुक्तियां, याकूत याकूत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। ये देखो, मैं अगर बात करूँ तो आमिर याकूर रजिया ने एक अभिसी न्यायी काले गुलाम, ये गुलाम ही था, याकूत को अमीर याकूर यानी कि घोड़े के अस्तबल का प्रमुख बनाया, और ये होता है अमीर याकूर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो उसने बनवा दिया उसको, याकूत को, रजिया ने। और सब लोग बोलते थे कि रजिया के और याकूत के बहुत ही ज़्यादा वैसे संबंध थे। और क्योंकि वो जब घोड़े के ऊपर बैठाता था ना, तो फिर वो उसको उठाता था गोद में, उसके बाद बैठाता था। तो ऐसे करके अफ़वाह उड़ने लगी, और पुराने ज़माने में आपको पता है कोई किसी का हाथ तक पकड़ लेना तो अलग लेवल की अफ़वाह चली जाती है। तो ऐसे करके चला था, और सभी लोग रज़िया का भी विरोध करने लगते हैं, लेकिन फिर बाद में जाके इसको दमन किया जाता है, दबाया जाता है। आगे चलकर रज़िया ने याकूत को शाही प्रबंधक बना दिया। सोचो एक बार में ही प्रमोशन कर दिया, घोड़े के अव्वल से डायरेक्ट शाही प्रबंधक, तो कौन नहीं सोचेगा। यानी अमीर हाजिब का पद दे दिया उस काले से जो भी याकूत था। याकूत का अंत की बात करूँ तो फिर याकूत आगे चलकर अल्तुनिया के विद्रोह के दौरान मारा गया, और मारा चला जाता है। और क्योंकि आपको बता दूं कि सभी के मन में अफवाह थी कि याकूत के और उसके कुछ गलत संबंध है। सोचो उसने प्रमोशन भी दे दिया उसको, डायरेक्ट अस्तबल के प्रमुख से क्या बना दिया, उसने डायरेक्ट एक शाही प्रबंधक बना दिया। और इसी वजह से लोगों के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। और फिर रजिया जो है उसको सुलझाने के लिए आती है। रजिया के खिलाफ होने वाले विद्रोह की बात करूँ तो अल्तोनिया का विद्रोह देखने को मिलता है, और अल्तोनिया ही इसका मर्डर कर देता है, मतलब कहने को बोलते हैं कि मतलब इसको मार देता है याकूत को। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसको भी मतलब बेवकूफ़ बनाया जाता है, अल्तोनिया को भी। देखो मैं आपको बताता हूँ, अल्तोनिया का विद्रोह रजिया के खिलाफ सबसे प्रमुख विद्रोह था, अल्तोनिया ने किया था। और यह विद्रोह तबरिंद भटिंडा में पूछा गया था कि मतलब अल्तोनिया का विद्रोह कहाँ होता है, तो तबरिंद भटिंडा में, ये याद रखना, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आगे बात करें तो रजिया की हत्या हो जाती है। रजिया सुल्तान की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के अंदर होती है। और आगे पता, हाँ बताया है मैंने, आगे पीछे स्लाइड कर दी भाई। अगर मैं बात करूँ तो विद्रोह की दबाने की कोशिश की, जब अल्तुनिया ने विद्रोह किया ना कि मतलब ये ऐसे ही गलत है, ये मतलब तुम कैसे संबंध बना रहे हो बेमतलब के, और आपको शासन करना चाहिए कि आप याकूत के संग ही अलग उसको पद दिए जा रहे हो, एक से बढ़ के एक प्रमोशन किए जा रहे हो। तो अल्तोनिया को ठीक नहीं लगा, तो अल्तोनिया ने विद्रोह किया, और दबाने के लिए तबरिंद भटिंडा में उसने याकूत को तो मार ही दिया था। याकूत को जो था उसका वफादार, उसको मार दिया था, लेकिन इस विद्रोह के दौरान याकूत मारा जाता है।
तो इस विद्रोह के दौरान याकूत तो मार दिया जाता है, लेकिन फिर रजिया कहती है अल्तुनिया से चलो हम लोग क्योंकि अल्तुनिया देखो, मैं आपको बताता हूँ, अल्तुनिया ने रजिया को हरा दिया क्योंकि याकूत तो मारा गया। फिर अल्तुनिया जो है रजिया से लड़ेगा क्योंकि ये दोनों आपस में कि तुमने यार मेरे मतलब सैनिक को मार दिया तो फिर मैं तुमको कैसे छोड़ दूँ। तो अल्तुनिया और रजिया दोनों लड़ाई करते हैं और फिर उसके बाद अल्तुनिया विजय हो जाता है और किला मुबारक भटिंडा में कैद कर लिया जाता है। और फिर अल्तुनिया चाल चलती है, अल्तुनिया नहीं सॉरी रजिया चाल चलती है कि चलो हम लोग विवाह कर लेते हैं और फिर हम दोनों राजगद्दी पर शासन करेंगे दिल्ली चल के। तो पंजाब और बठिंडा के अंदर उनकी एक कमरे के अंदर ये सब बातचीत हो जाती है क्योंकि जब वो कैद कर लेता है ना, तो फिर वो जो रजिया है वो मना लेती है अल्तुनिया को कि चलो विवाह कर लेते हैं और अल्तुनिया से विवाह हो भी जाता है। परिस्थितियों को देखते हुए रजिया ने अल्तुनिया से विवाह करके शादी कर ली क्योंकि आपको खुद ही बता दूं, इतनी ज़्यादा डैशिंग थी, लंबा कोट पहनती थी और टोपी पहनती थी। और ये समझ लो जब कोई इतनी सारी भीड़ में कोई अलग दिखे तो उससे शादी करने के लिए कौन ना मरा जाए। तो बस अल्तुनिया गिर गए प्यार में और प्यार में गिरने के बाद ना फिर इनकी ऐसी तैसी हो जाती है। फिर जैसे तैसे करके ये क्या करते हैं, दिल्ली वापस चलने की कोशिश करते हैं। फिर विवाह के टाइम पे ही जो सुल्तान होता है वहाँ का, क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत का, तो वहाँ के पता लग जाता है और डायरेक्ट ये खबर हर जगह फैल फैल जाती है। कोई कहता है कि मतलब अल्तुनी जो मतलब लुटेरे वगैरह थे वो इसका मार के चले जाते हैं, जो भी उसके अल्तुनिया को और रजिया सुल्तान को, क्योंकि ये कैथल के नीचे आराम कर रहे होते, थक हार के बैठे होते, तो चोर वगैरह आके मार के चले जाते हैं। लेकिन कोई कहता है ये एक साजिश होती है, तो ये अभी पूरा तथ्य क्लियर नहीं हो पाया है। भाई का दिल्ली वापसी की कोशिश की बात करो तो विवाह के बाद रजिया और सुल्तान अल्तुनिया वापस दिल्ली की तरफ आ पड़े ताकि अपनी गद्दी वापस पा सके। सोचो उनको गद्दी का अभी भी प्यार था। और अल्तुनिया इस लेवल का नीच आदमी था कि उसने रजिया को ही देख के अपना पार्टी बदल लिया और फिर रजिया के साथ शासन करने चला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मृत्यु की, तो दिल्ली आते समय रास्ते में कैथल के अंदर हरियाणा में पड़ता है, जो कि 13 अक्टूबर 1240 को उसकी मृत्यु कर दी जाती है, यानी कि दोनों की मृत्यु हो जाती है, अल्तुनिया प्लस रजिया सुल्तान की। उसके बाद रजिया का मकबरा आपको कैथल में देखने को मिलेगा, हरियाणा में, जो लाल ईंटों से बना हुआ है। तो ये सीन था। और कोई कहता है कि ये जो है ना वो लुटेरे थे, चोर वगैरह थे, तो उन्होंने इनको लूटा और इनको मार के चले जाते हैं। और कोई कहता है कि दिल्ली सल्तनत पर जो शासन कर रहे थे उस टाइम के लिए, तो उन्होंने ही ये खबर पता चलती है और वही इनको मतलब कुछ सैनिक बेच के मरवा देते हैं। तो ऐसा कुछ सीन चलता है। अब अल्तुनिया भी जान से हाथ धो बैठता है और रजिया तो फिर है ही, सभी दुश्मन उसके थे क्योंकि उसके ऐसे संबंधी नहीं थे। तो बस ये सीन था। और अफ़वाह ज़्यादा उड़ती हुई थी, नहीं तो फिर अल रज़िया भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं, मतलब बेकार नहीं थी, आप चरित्रहीन नहीं बोल सकते उसको। इसके बाद अल्तुनिया को यार जिस लेवल का बेवकूफ़ बनाया वो आप खुद ही समझ सक रहे हो। क्योंकि देखो यार, कैद करके रख लिया उसने डायरेक्ट, यार तो उसको ऊपर शासन कर सकता था, लेकिन नहीं, विवाह करके उसको राजगद्दी हथियानी थी, तो भाई हथिया ली उन्होंने। 2 दिन की ज़िंदगी और निपट जाते हैं दोनों। आगे बात करता हूँ बहराम शाह। इसके बाद जब ये दोनों मर जाते हैं कैथल के अंदर, रजिया की मतलब खबर हो जाती है, यानी कि मकबरा कह सकते हो उसको। तो हरियाणा के अंदर जो कि लाल ईंटों से बना हुआ है। तो बहराम शाह आते हैं उसके बाद, और ये कौन होते हैं, इल्तुतमिश के पुत्र होते हैं, रजिया के बाद आते हैं। रजिया के भाई कह सकते हो, रजिया के भाई आपके रुकनुद्दीन फिरोज थे, इनकी ज़िंदगी रुक जाती है। माँ शाह तुर्कान थी। उसके बाद आपका रजिया सुल्तान के ही भाई आपके बहराम शाह थे, इल्तुतमिश का पुत्र और रजिया का भाई कह सकते हो। और आपको मैं बता दूं इतने सारे भाई आ रहे हैं कैसे करके, क्योंकि एक राजा जो होता है ना, उसकी काफ़ी सारी बीवियाँ होती थी, कहीं गुलाम से, कहीं कुछ से, कहीं कुछ से, तो फिर उनके ही ऊपर उभर के जो भी बेटे वगैरह हैं तो वही गद्दी पर बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब एक ही से इन्होंने ऐसा कुछ कर रखा हो, तो अलग अलग माँ के अलग अलग बेटे ऐसे कह सकते हो। तो इल्तुतमिश का ऐसा सीन था। और यही जो थे ना, क्या बोलते हैं, बहराम शाह, तो ये अलग माँ के बेटे थे। 1240 से 1242 तक इनका शासन रहता है, इनका भी ज़्यादा टाइम तक शासन नहीं रहता है। तो शासक बनने के बाद इसे सुल्तान शासक बनने में सबसे बड़ा योगदान एतगीन का था। अब देखो एतगीन का क्यों था, क्योंकि नायब मुमलिकात नया पद बहराम शाह ने अपने शासन काल में नायब मुमलिकात जारी किया, और जो एक पीएम प्रधानमंत्री जैसा शक्तिशाली पद था। और आपको पता है प्रधानमंत्री किस लेवल तक अपना काम करवा सकता है, यानी कि जो बोल दे सारा का सारा हो सकता है, इस लेवल की पास होती आपका नायब मुमलिकात में, ठीक है। तो नियुक्त किया था, किसने किया था, एतगीन को नियुक्त करा था, इस पद पर एतगीन को बिठाया गया था, और एतगीन ने ही
ये सब चीज़ संभाला था। इसके बाद एतगीन की हत्या आगे चलकर अनबन के कारण यही करा देता है बहराम शाह को, क्योंकि बहराम शाह के जो है ना वो कान भर देते हैं आसपास के लोग कि इनके पास इतनी पावर, आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, ये सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। जो भी कोई भी मतलब राज्य में चेंज करना होता है या फिर किसी को नया लाना होता है तो वो एतकीन देखता है। तो इसी वजह से इन्होंने इसको मरवा देते हैं, यानी कि वो जो बहराम शाह है वही मरवा देते हैं एतकीन की हत्या। और आगे चलकर आपसी अनबन के कारण, डर के कारण बहराम शाह, वही मैं आपको बता रहा था ना बहराम शाह, तो वही खुद एतकीन की हत्या करवा देता है। इसके बाद आपको मंगोल आक्रमण देखने को मिलते हैं 1241 को। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में तैयर ने, ठीक है, मंगोल आक्रमण किए। और मृत्यु पूछा जाता है भाई पेपर में कि मंगोल आक्रमण किस टाइम होते हैं, तो वो इल्तुतमिश के टाइम पे होते हैं और मंगोल आक्रमण इनके बहराम शाह के टाइम पे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो बहराम शाह की मृत्यु 1242 में हो जाती है। और फिर मशहूद शाह आते हैं आपके, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र। रुकनुद्दीन कौन था, आपको मैंने बताया था रुक गई थी जिंदगी इसकी, इल्तुतमिश का पुत्र था। और इसकी माँ शाह तुर्कान थी जो कि एक चरित्रहीन औरत थी। इसके बाद इसका जो पुत्र होता है मशहूद शाह, तो वो 1242 से 1246 तक बनता है। फिर नसीरुद्दीन महमूद आता है आपका 1246 से 1266 तक। इल्तुतमिश का पुत्र ये भी था, और मैंने आपको बताया था काफ़ी सारी शादियाँ की होती हैं इन राजाओं ने, तो बस वही इसमें बताया गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आगे आते हैं सल्तान। सल्तनत का औरंगजेब बोलते हैं इसको, नसीरुद्दीन महमूद को शायद। सल्त सल्तनत का औरंगजेब, अपनी सादगी और धार्मिक प्रवृत्ति के कारण इसे सल्तनत का औरंगजेब कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आपके लिए, सल्तनत का औरंगजेब किसको बोलते हैं, तो वो नसीरुद्दीन महमूद को बोलते हैं, ध्यान रख लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जीवन यापन कैसे करता था भाई का, यह राजा होने के बावजूद भी साधारण जीवन जीता था, टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था। कौन, नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, बार बार नाम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके। औरंगजेब बोलते थे ये इसको, और टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। इसमें अगर मैं बात करूँ तो बलबन का प्रभाव देखने को मिलता है इसी के टाइम पे। इसे नायब मुमलिकात देखने को मिलता है, जो कि आपको मैं अभी बताया पीएम का पद होता है, एक अलग लेवल की पावर होती है, कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हटा सकते हो, कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हो शासन में बगैर राजा से पूछे हुए। तो बलबन को नियुक्त किया गया है नायब मुमलिकात। महमूद जो था, नसीरुद्दीन महमूद था, बलबन का दामाद था। ठीक है, बलबन की जो बेटी थी उससे विवाह कर रखा था ये नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद तो आपको पता है राजा था। और ये जब मुमलिकात था, नायब मुमलिकात, यानी कि इसके पास इतनी पावर थी, तो और पावर मिल गई इसको क्योंकि इसने अपनी बेटी विवाह दी थी राजा के साथ। तो ये समझ सको पूरा का पूरा साम्राज्य बलबन चला सकता था भाई का। अर्थात बलबन ने अपनी बेटी सुल्तान महमूद से अपनी बेटी की शादी करा दी थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं वंश का अंत, इसके शासनकाल के साथ ही शमसी वंश का खात्मा हो जाता है और प्रथम इलवरी वंश स्टार्ट हो जाता है। प्रथम इलवरी वंश का खात्मा होता है, ठीक है, स्टार्ट नहीं होता है। प्रथम इलवरी वंश और शमसी वंश का खात्मा हो जाता है। और इल्तुतमिश का यहाँ पे दी एंड होता है, जो भी उसके बेटे थे जो भी होते। उसके बाद आपका आता है बलबन, 1266 से 1287 तक रहता है। और ये आपका लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा दूसरा टॉपिक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ क्या होता है, नया वंश बलबन बनता है। और बलबन ने अपने शासनकाल में द्वितीय इलवरी वंश की शुरुआत की। इलवरी वंश यहीं तक खत्म हो जाता है। इसे बलबनी वंश या भी कहा जाता है, ठीक है। पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। और अगर मैं वास्तविक नाम की बात करूँ तो बहाउद्दीन था बलबन का। गुलाम की बात करूँ तो फिर यह इल्तुतमिश का गुलाम था बलबन। और इल्तुतमिश के बाद ये आ जाता है उसके बेटे नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन आ जाता है। उपाधि की बात करूँ तो इसे उलुग खां की उपाधि मिलती है। और जो इसे सुल्तान नसरुद्दीन महमूद ने दी थी, उलुग खां की उपाधि। ठीक है, दामाद भी कह सकते हो सुल्तान नसरुद्दीन महमूद को। बलबन ने राजत्व विचारधारा, यानी कि बलबन ने स्वयं को आम इंसानों से ऊपर और विश्व ईश्वर के करीब मानता है। वह खुद कहता है नियाब खुदाई, यानी कि अर्थात ईश्वर के प्रतिनिधि। भाई अलग ही लेवल के इनके चल रहे हैं, ईश्वर ही बने जा रहे हैं। चिल्ले लाई अर्थात ईश्वर की छाया, ईश्वर की छाया है बलबन, ध्यान रखना। तो ऐसे ऐसे करके इसने कमेंट किया है कि हम ईश्वर की छाया हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, ऐसे करके हमको डिनोट करो। तो
कुछ भी कर सकता है भाई, पावर हो ना क्या हो नहीं हो सकता। आज के ज़माने में ऐसा होता है कि पैसा अगर किसी के हाथ में है तो पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, वैसे यहाँ पे पावर हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद बलवन की प्रमुख नीतियों के बारे में बात करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। मैं अगर बात करूँ सिजदा और पोगोस की तो फिर इसने दरबार में सिजदा जो कि घुटने टेक कर सुल्तान को सलाम करना, भाई कतई खतरनाक आदमी ये था। पैबो सुल्तान के पैर चूमना की प्रथा चलाई, मतलब जैसे ही आप राज दरबार के अंदर आते हो तो पहले आपको घुटने टेक कर सलाम करना होता है, उसके बाद सुल्तान के पैर चूमना। क्या करूं मैं यार, ये मतलब अलग ही लेवल के चल रहे हैं। इनका दिमाग ऐसे टाइम पे कैसे सोच लेता है कि हम ये सब कराएंगे भाई। वो अर्थ तो ऐसे करके ये शासक बने और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे समझ सकते हो ये क्रूर भी रहा है अपने टाइम में, क्योंकि इसकी बात करूँ तो इसने लॉ और रक्त नीति भी अपना रखी है। अब इसमें क्या होता है, बलवन ने अपने विद्रोहियों और अपराधियों को बेरहमी से कुचलने के लिए यह नीति बनाई थी, विशेषकर मेवातियों के खिलाफ, क्योंकि मेवाती लोग जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा लूटपाट करके चले जाते थे और बलवन कहता था कि तुम उनको नहीं रोक पा रहे हो, और एक एक करके सभी को मृत्यु के घाट उतार देता। फिर वो अलग अलग से कोई अलग सेना मंगाता था, कोई कुछ सेना मंगाता था, ताकि इन जो लुटेरों के खिलाफ है इनको एक्शन लिया जा सके, और फिर बलवन उसमें कामयाब भी रहता है। उसके बाद बात करूँ तो नवरोज उत्सव इसने देखा, मतलब स्टार्ट कराया इसने। पारसी और फारसी पर्शियन नए साल के उत्सव नवरोज की शुरुआत में भारत में की, और तुर्के चहलवानी का अंत करा इसने। इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए 40 सरदारों के संगठन बनवाया किसने था, इल्तुतमिश ने, मैंने अभी पढ़ाया। और अंत किसने किया, तो वो किया आपका बलवन ने, ठीक है, पूरी तरह नष्ट कर दिया। फिर गैर इस्लामिक प्रथाएं इसने स्टार्ट की अपने दरबार में, कई गैर इस्लामिक प्रथाएं स्टार्ट की इसने। और फारसी पद्धति, यानी कि फारसी पद्धति दरबार, बलवन ने पूरे दरबार को गठन और तौर तरीके फारसी पद्धति पर आधारित किए। फिर अगर मैं बात करूँ तो सैन्य और गुप्तचर विभाग देखने को मिलता है, और दीवान अर्ज देखने को मिलता है। बलवन ने सेना को संगठित करने के लिए एक अलग सैन्य विभाग बनवाया, जिसे दीवान अर्ज कहा जाता है, वहाँ पे मतलब सेना ही रह सकती है। फिर इसने बरीद मुमलिकात बनवाया, इसने साम्राज्य की खबरों के लिए मजबूत गुप्तचर विभाग मतलब का गठन किया। और ये मतलब ऐसा गुप्तचर, बहुत ही क्रूर गुप्तचर विभाग, अगर पता चल जाता है कोई, मतलब अगर 1 किलो चीनी में 100 ग्राम चीनी भी कम तोल देता है तो वो डायरेक्ट भाई कलमा पढ़वा देता है, सर कलम करा देता है। तो इस लेवल का मतलब वहाँ पे स्ट्रिक्ट चीज़ें थी, और बलवन ने ये चीज़ बहुत खतरनाक कराई। इसके बाद मैं बात करूँ तो बंगाल का विद्रोह का अंत कराया बलवन ने। तुगरिल खां जब आता है तो 1279 में, तो 1279 में बंगाल में तुगरिल खां ने विद्रोह किया था, और ये बोला जाता है कि इसने उसकी खाल के अंदर भूसा भरवाया था। तो नहीं माना, तुगरिल डायरेक्ट ही बोला था कौन है बलवन, क्या मैं नहीं जानता उसको। तो डायरेक्ट जब ये बलवन जाता है तो अपनी पे आ जाता है, और फिर आपको पता है क्या ही करना होता है, डायरेक्ट मार देता है तुगरिल खां को। अमीन खां और तितिर और शिहाबुद्दीन जैसे सेनापति इस विद्रोह को दबाने में असफल रहते हैं। पहले बलवन भेजता है इनको, लेकिन ये असफल रहते हैं। उसके बाद तुगरिल खां के विद्रोह को दबाने के लिए बुकरा खां को भी भेजा गया था, लेकिन वो भी नहीं कर पाता है। लेकिन फिर बलवन के साथ उसका बेटा बुकरा खां भी जा गया और दबा के आ जाता है। बलवन की मृत्यु 1287 ईस्वी में होती है। और इसका अगर मकबरे की बात करूं तो इसका मकबरा नई दिल्ली में स्थित है, और इसका निर्माण जो है बलवन ने ही स्वयं कराया। जो इल्तुतमिश था उसने भी आपका मकबरा स्वयं बनवाया, बलवन ने भी स्वयं बनवाया दिल्ली के अंदर। और कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर के अंदर है, और उसके बेटे का, इल्तुतमिश के बेटे का मकबरा आपको देखने को मिलेगा। और इल्तुतमिश के बेटे का मकबरा सुल्तानगढ़ी का था। तो फिर ऐसे करके आप मकबरे भी याद रख सकते हो और याद भी कर लेना, क्योंकि ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। उसके बाद आपका गुलाम वंश का यहीं पर अंत हो जाता है। उसके बाद ये समझ लो कैकूबाद रहता है 1287 1289 तक, ये याद रख सकते हो। बलवन का पोता था, इसने मतलब किलोखुरी का किला बनवाया था। और इसके बाद कैमूर से आता है 11वां शासक, जो कि मैंने आपको बताया था 11 शासक रहे। तो 1289 से 1290 तक ये रहता है। और इसके बाद यह गुलाम का अंतिम शासक था, और इसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी, और वो गद्दी पर बैठ जाता है, गुलाम वंश समाप्त हो जाता है, और खिलजी वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो कैमूर शमसुद्दीन द्वितीय ये लास्ट शासक था, और इसके बाद आपका खिलजी वंश स्टार्ट होता है। ये मैं अगले टॉपिक से कराऊंगा, और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको भी देखने के लिए। तो
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा ताकि आपको एक-एक करके टॉपिक याद रखे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रिवाइज़ करते रहना और पढ़ते रहना। ठीक है भाई? तो बाय बाय यार।